सीनियर डिविजनल कमिश्नर कोकण ब्रांच महाराष्ट्र से आज अपने बीच में उपस्थित हुए। मैंने सुबह ही उनसे रिक्वेस्ट की थी। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि ये पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में मैडम श्रीम लोखंडे आपका स्वागत है, बहुत दिल से स्वागत कर रहे हैं। और आप लोगों को थोड़ी सी पृष्ठभूमि हम बता दें कि हमने पूरा टैलेंट ऑफ द बहुजन समाज और मिडिल क्लास ऑफ द बहुजन समाज इसको ऑर्गेनाइज करने का संकल्प लिया और इसको यूटिलिटी में कन्वर्ट करने का हमने प्रयत्न किया जा रहा है। इस समय हमारे 6 ऑपरेशन चल रहे हैं। हम ग्रुप की जगह उसे ऑपरेशन कहते हैं कि दे हैव टू ऑपरेट देमसेल्फ। तो पहला है हमारा डॉक्टर्स लोगों का ग्रुप है जिसको हम पीबीएसपी माइंड ऑपरेशन कहते हैं। इंजीनियर्स लोगों का पीबीएसपी इंजीनियरिंग ऑपरेशन है जो हमको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना टैलेंट को। तीसरा जस्टिस और एडवोकेट है जो आप लोगों के लिए भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में मदद कर सकते हैं, डिस्प्यूट में क्लेम में आपको मदद कर सकते हैं। ऐसा हमारा जस्टिस ऑपरेशन ग्रुप तीसरा है। चौथा जो प्रोफेसर्स लोग हैं, एकेडमिशियन है, रिसर्च स्कॉलर हैं, उनका हमने ग्रुप बनाया है जिसे हम पीबीएसपी एकेडमी ऑपरेशन कहते हैं। और पांचवा ग्रुप आईएएस, आईएफएस, आईआरएस और स्टेट गवर्नमेंट की जो सीनियर सर्विसेज है, एलाइड सर्विसेज है, ऐसे लोगों का हमने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया है पीबीएसपी एडमन ऑपरेशन। इनको पूरे देश का एडमन ऑपरेशन करना है और उसको प्रो सोसाइटी, प्रो लेबर किस तरह से बनाया जा सकता है, इसका दायित्व उनको सौंपा है। इनसे हम सलाह मशवरा लेकर हम आज प्रैक्टिकल उसको हम जाना चाहते हैं कि हम इसमें कुछ लेबर्स को, एग्रीकल्चर लेबर्स हो या अर्बन लेबर हो, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरह से हम वो कर सकते हैं। आपकी स्कीम जो है सरकार की, वो किस तरह से नीचे लेवल तक परकुलेट कर सकते हैं, परकुलेट करने में हमारी भूमिका क्या रह सकती है। ये सारे चीजों के बारे में आप अपना वक्तव्य हमको देंगे और आने वाले समय में आपसे हम अपने सीनियर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग के लिए भी कहेंगे कि आप हमें लेबर लॉ में एक्सपर्ट भी बनाइए। तो आज आप अपने द्वारा हमें हमारे सारे लोग लगभग 80 से ज्यादा यहाँ पर हमारे जो साल भर ट्रेनिंग लेते आए हैं पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के अनुसार, जिसमें हम 5 सब्जेक्ट, एक और छोटा सा ब्रीफ कर दूं, 5 सब्जेक्ट हम बताते आए। कास्ट, कल्चर ऑफ कास्ट और कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी। ये बिल्कुल नए ढंग से हम इसका फुल डे ट्रेनिंग कैंप देते हैं कल्चर ऑफ कास्ट पर। दूसरा एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अशोका द ग्रेट, फुले साहू अम्बेडकरिज्म एंड कांसीराम। इन सारे महापुरुषों की एजुकेशन फिलॉसफी क्या थी उसके बारे में भी हम एक लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। तीसरा नया सब्जेक्ट जो हमने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट पे इन्वॉल्व किया है वो है थिंकिंग स्किल। इस थिंकिंग स्किल के लिए भी हम फुल डे का ट्रेनिंग कैंप देकर इनको तैयार करते हैं ताकि इनके माइंड, जो क्लोज माइंड है, बैकवर्ड माइंड है, उसे हम इम्प्रूव कर सकें, चेंज कर सकें, उनको डायनेमिक बना सकें। चौथा कॉपरेशन। हमारे बीच में कॉपरेशन तो बहुत सारे मतलब जगह है, लेकिन हमारे समाज में कॉपरेशन नाम का एलिमेंट ही नहीं है। एबिलिटी टू कॉपरेट, यही फंक्शन नहीं है एबिलिटी टू कॉपरेट, तो हम कॉपरेशन कैसे करें। तो हमने इसके लिए भी एक दिन की ट्रेनिंग का सिस्टम रखा है। और इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, इस समाज का निर्माण कैसे होना चाहिए, किस प्रकार का मानुष का निर्माण होना चाहिए, किस प्रकार का नागरिक का निर्माण होना चाहिए। ये लेबर भी तो नागरिक है ना, मजदूर भी तो रखे, कर्मचारी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 2, क्लास 1, ये सब कहीं ना कहीं तो नागरिक ही है ना। तो ये देश का नागरिक किस प्रकार से निर्माण करने का, ये संकल्प के साथ हम इस भारत के नए समाज का निर्माण करने का, फुले साहू अम्बेडकर विचारों की प्रेरणा से नया समाज का निर्माण करने का हम संकल्प लेकर सर पर कफन बांधकर हम निकले। आपका उसमें सहयोग चाहते हैं, आप भी हमें प्रबोधन करेंगे ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं मैडम धीमंत शिरीन लोखंडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना वक्तव्य हमें दें। तो सबसे पहले मेरा सबको प्रणाम, सप्रेम जय भीम। अंबेडकर जी ने आज मुझे यहाँ पे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आई होप मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस, आ रही है। ओके, हाँ। देखिए, वैसे देखा जाए तो लेबर लॉस के बारे में बात करने के लिए और उसके ऊपर ट्रेनिंग जैसे सेशंस में बहुत सारे ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए भी लेती हूँ, जिनमें बहुत सारे महाराष्ट्र के ट्रेड यूनियन के लोग होते हैं, या फिर मैं मैनेजमेंट कैटेगरी के लोगों के लिए भी एक सीधी सीधी तरह से किस तरह से लेबर लॉस का इम्प्लीमेंटेशन करना है इसके बारे में भी सेशंस लेती हूँ। लेकिन ये बड़ा ही
ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो इसके लिए 10 मिनट में मैं सिर्फ कुछ उसके बारे में सिर्फ बताना चाहूँगी, और कभी हम लोग एक अच्छी तरह से ट्रेनिंग सेशन में भी मिलेंगे। लेकिन अभी हम जो जा रहे हैं वो बहुत ही ट्रांजिट पीरियड है। आपने सबने सुना ही होगा कि लेबर कोड बनाए जा रहे हैं। तो जितने भी 2930 एक्ट है, लेबर लॉज़ है, उनको इस हिसाब से बाँटा जा रहा है, और 4 उसके जो सब्जेक्ट के हिसाब से कोड बनाए जा रहे हैं। उसमें वेजेस के जितने एक्ट है, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वगैरह, वो मिला के वेज कोड बनाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड जितने एक्ट है, जैसे ट्रेड यूनियन है, आईडी एक्ट है, वो ये एक्ट मिला के इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया जा रहा है। हेल्थ और सेफ्टी के जितने एक्ट है, उनमें अपना कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए भी एक्ट आएगा, फैक्ट्री एक्ट आएगा। उसके लिए ओएसएच कोड यानी हेल्थ एंड सेफ्टी के कोड बनाए जा रहे हैं। और एक सोशल सिक्योरिटी कोड है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी के जितने भी लॉज है उनको एक किया जा रहा है। तो ये सब ट्रांजिट पीरियड में अभी हम है, और इस ट्रांजिट पीरियड में हम जो है अभी रूल्स बनाने में बिजी है। हर स्टेट अपने अपने रूल्स बनाने में बिजी है, और हम रूल्स बनाते वक्त यही सोच रहे हैं कि जो भी नुकसान ये कोड बनाने में हुआ है, उन कोड कोड के हिसाब में जो भी नुकसान हो रहा है वर्कर की तरफ से, तो उसको कैसे हम उभर आ सके, तो रूल्स में हम किस तरह से ये चीजों को कवर कर सके। अभी फिलहाल तो हम इसमें जुटे हुए हैं। फिलहाल महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का भी यही अप्रोच है कि वर्कर का कोई नुकसान इसमें ना हो। लेकिन ये बड़ा ही ह्यूज टास्क है, क्योंकि इतने सारे एक्ट को कॉम्पैक्ट करना, और कॉम्पैक्ट करते वक्त जो जो एक्ट है उनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको इस कोड में रखना, दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज टास्क। और ये करते वक्त कुछ चीजें छूट गई है, और इन पे हम ध्यान दे रहे हैं। हमने हमारे यहाँ पे कमिटीज बनाई है, तो इट विल टेक अ टाइम। उसके बाद ये अगर रूल्स बन भी जाते हैं, तो जब वो प्रैक्टिकली हम काम करना शुरू करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है। तो फिलहाल जो भी मैंने अभी तक के सेशंस किए हैं लोगों के साथ लेबर लॉस पे, तो उसमें पूरी तब्दीली आने वाली है। तो मुझे आज के लिए तो कोई पॉइंट नहीं लग रहा है उसमें बात करने का, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल और बड़ा सब्जेक्ट है। हम अगर योजनाओं के बारे में आज बात करना चाहेंगे, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारा डिपार्टमेंट या कोई भी स्टेट लेबर डिपार्टमेंट जो है, वो ऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए काम करता है। और ऑर्गेनाइज लेबर का जो वर्क फोर्स है, वो जो वर्क फोर्स के टोटल वर्क फोर्स के इट इज अराउंड ओनली 7%। और अनऑर्गेनाइज वर्कर जो है, उसका जो लेबर फोर्स है इट इज अप टू 97%। तो ये अनऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी ज्यादा करके लोग होते हैं। और अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप होती भी है, तो भी उनको सोशल सिक्योरिटीज के जो फायदे हैं, जैसे पीएफ है और ईएसआईसी है, ये नहीं मिलते हैं। तो ऐसे सारे वर्कर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो ऐसे 121 तरह के अलग अलग प्रोफेशन है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, जिनमें सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, जैसे रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, सब्जी बेचने वाले, इस तरह के लोग भी है। और इस 121 तरह के अलग अलग जो उद्योग संगठित में लिए जाते हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी बिल ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। पर ये असंगठित वर्करों के लिए अगर कोई योजना करनी है, तो इनकी संख्या देखते हुए इतना बड़ा एक्सपेंस या इतना बड़ा बजट नेशनल लेवल पे अभी तक नहीं है। तो ये बोर्ड बनाने के बाद भी डेवलपमेंट कमिश्नर, हालांकि उनको एक सेपरेट दिया गया हुआ है, तो भी बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं हो सका है। महाराष्ट्र में भी एक डेवलपमेंट कमिश्नर का ऑफिस बनाया गया है, बाकायदा एक ऑफिस है, उनके पास 2 या 4 ही स्टाफ है। तो आप इमेजिन करिए कि अनऑर्गेनाइज वर्कर की अगर संख्या अराउंड 47 करोड़ है इंडिया की, तो उनके लिए अगर काम कराना है और इस तरह से अगर यंत्रणा ही नहीं होगी, तो कैसे काम चलेगा। तो इस असंगठित वर्करों में महाराष्ट्र में 2 तरह के वर्करों के लिए या नेचर ऑफ वर्क के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाए गए हैं। एक है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो अभी हमने दूसरे राज्य के बारे में अभी अभी हमारे एक सहकारी बता रहे थे जो स्कीम से उनके बारे में। तो वो एक मंडल है, वो महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडल है महाराष्ट्र के लिए। और जो घरेलू कामगार है, वो घर में काम करने वाले घरेलू कामगार है, तो उनके लिए एक मंडल है। तो घरेलू कामगार मंडल के लिए
कोई सेस नहीं हुए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ भी स्कीम अगर उनको करानी है, तो उसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ता है। और उनके यहाँ से अगर कोई आएगा पैसा या बजट आएगा, तो ही कुछ हो सकता है। तो उनके लिए तो स्कीम ना के बराबर ही ये मैं कहूँगी। एक स्कीम है उनके अगर उनका घरेलू वर्कर जो है, अगर वो लेडी है और वो अगर प्रेग्नेंट है और उसको अगर उसका प्रेगनेंसी के बाद उसको अगर बच्चा हो जाता है, तो उसके मैटरनिटी के लिए खाली 5,000 रुपए का उसको सहायता दी जाती है। वो नगण्य के बराबर है, ऐसे मैं समझूंगी। और अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके फैमिली को 2,000 रुपया फ्यूनरल के लिए दिया जाता है। और बीच में एलआईसी की जो आम आदमी बीमा योजना थी, उसमें उसको अटैच किया जाता था। तो वो भी फिलहाल ये साल नहीं हो सका है। तो मुझे लगता है कि ये मंडल तो होते हुए भी ना के बराबर है। लेकिन हाँ, सबसे अच्छा काम हमने अभी किया है और कर सकते हैं, वो है महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडल, यानी जिसको बीओसीडब्ल्यू हम बोलते हैं। तो ये अच्छी तरह से काम कर सकता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि इस मंडल को सेस मिलता है। ये सेस जो आता है, वो जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही है, उसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से ये पैसा आता है। उसमें से जमीन का वैल्यू, लैंड का वैल्यू निकाल देने के बाद जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा, उसका 1% कॉस्ट जो है वो ये मंडल को मिलते हैं। तो अराउंड ये मंडल के पास 9,000 करोड़ इतना पैसा अभी जमा है। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे पहले हमारे जो सहकारी थे उन्होंने बोला कि ये रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है जैसे जिस तरह से होना चाहिए। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, इनका एक्टिविटी बहुत टेम्पररी तरह का होता है। और महाराष्ट्र में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आते हैं, मुंबई, नागपुर या पूना, तो यहाँ पे आने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो पर राज्य से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, वहां से ये वर्कर आते हैं। तो सबसे पहले तो उनको दिक्कत होती है भाषा की। और उन्हें ये जो डॉक्यूमेंटेशन की जो बात है, ये उनको गले नहीं पड़ती। उन्हें लगता है कि हम क्यों हमारा बैंक का पासबुक दे दे, हम क्यों हमारा आईडी इनको दे दे। और उनको ये विश्वास नहीं होता है अपने खुद के कॉन्ट्रैक्टर पे। और उसके वजह से ये रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहला ही कंडीशन होती है कि ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में की हो। और सबसे अहम बात ये होती है कि उसे एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि पिछले 12 महीने में उसने कम से कम 90 दिन तक कंस्ट्रक्शन वर्कर करके काम किया हुआ है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आती है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रहे हैं, वहां पे तो ये 90 दिन का सर्टिफिकेट हम खुद वहां पे विजिट करके हमारे स्टाफ को वहां पे बिठा के उनका रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। लेकिन ये जो अनऑर्गेनाइज हमारे यहाँ पे उसको बोलते हैं नाका कामगार। आप किसी भी बड़े सिटी में या छोटे गांव में या तालुका प्लेस में जाएंगे, तो वहां पे पर्टिकुलर ऐसे नाके होते हैं जहाँ पे सुबह ये सब अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जमा होते हैं। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर आता है, उसे जिसको ये वर्कर लेने हैं, वो उससे बातचीत करके अपने अपने काम के लिए उनको हायर करके लेके निकल जाते हैं। तो ये वर्कर को कभी 2 दिन का काम होता है, कभी 4 दिन का होता है, कभी काम भी नहीं मिलता है। तो ऐसे वर्कर को 90 दिन का सर्टिफिकेट ना तो कॉन्ट्रैक्टर देने को तैयार है और ना कोई कंस्ट्रक्शन वाला दे सकता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि मेरे ख्याल से तो 80% कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है ये नाका कामगार है। और नाका कामगारों को यह सर्टिफिकेट मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने इसके ऊपर एक रास्ता निकाला कि जो लोकल अथॉरिटीज है, जैसे तहसीलदार है, तलाठी है, ग्राम सेवक है, म्युनिसिपालिटी के म्युनिसिपल ऑफिसर्स है, उनको उन्होंने ये हक दिया हुआ है कि आप वेरीफाई कर लीजिए और एक सर्टिफिकेट दे दीजिए कि 90 दिन से भी ज्यादा पिछले 12 महीने में इसने काम किया हुआ है, और उसे कंस्ट्रक्शन वर्कर का रजिस्ट्रेशन देने की रजिस्ट्रेशन आप दे सकते हो। पर ये जो सर्टिफिकेट दिलाना है, वो देने के लिए हमारे ये लोकल अथॉरिटीज जो है बहुत ही रिलक्टेंट है, बहुत ही उदासीन है। मैं इससे पहले पालघर जैसे आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर रही हूँ। और वहां पे मैंने अच्छी तरह से मैं काम कर सकी ये रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि वहां पे गांव गांव खेड़ा जो लेवल था, वहां पे जो काम थे कंस्ट्रक्शन के
वो तो ज़्यादा करके जैसे सरकारी काम चलते हैं, रोजगार हमी योजना, मनरेगा। तो मनरेगा का तो रिकॉर्ड हमें अपने आप ऑनलाइन मिल जाता था, तो उसमें से हम 90 दिन चुन के वो वर्कर को जो है वो ग्राम सेवक, तहसीलदार या तलाठी को बोल देते थे, भई आप सर्टिफिकेट दे दो, और फिर हम उनको रजिस्टर कर लेते थे। लेकिन बाकी के नाका कामगारों के लिए ग्राम सेवक वगैरह लेवल पे भी हमने वहाँ पे हम अच्छा काम कर सके, क्योंकि वो लोकल लोगों को पहचानते हैं, ग्राम सेवक लेवल के लोग। पर यहाँ मुझे मुंबई में बहुत दिक्कत आ रही है। मुंबई में मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वर्कर के जो नाका वर्कर है, उनका नहीं कर सकती हूँ। जो भी हमारा एक 50,000 या 60,000 तक का रजिस्ट्रेशन मुंबई में हुआ है, वो सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन बड़े-बड़े जो है यहाँ पे काम करने वाले वर्कर है, हम उनका ही कर सके। पर ये जो नाका वर्कर है, उनके लिए मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। मैंने अपने भी बहुत सारे एनजीओज़ है या अपने लोकल लेवल पे काम करने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भी जो कुछ एनजीओज़ है, उन सब के साथ मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि हम उनको मदद करके इस तरह से सर्टिफिकेट दिलवा दें। पर ये सर्टिफिकेट देने वाले जो बीएमसी के ऑफिसर है, उनको इसमें कुछ भी दायित्व लेने की मनीषा ही नहीं दिख रही मुझे उनमें। दे डिडंट वांट एनी वे टू इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग्स। गवर्नमेंट के जीआर निकले हैं, ऑर्डर निकले हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर ने उनको लेटर लिखे हैं, पर मुझे जरा भी पॉजिटिव उनसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। एज अ बीइंग एन ऑफिसर ऑल्सो हमारे ऑफिसर्स ट्राई कर रहे हैं, एनजीओज भी जाते हैं। तो यहाँ पे अगर अपने पे बैक सोसाइटी के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स अगर होंगे और उनकी अगर मदद मुझे हो सकती है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू कोऑर्डिनेट विद देम एंड गेट द वर्क डन। क्योंकि लोकल लेवल पे काम करने वाले बहुत सारे अपने भी लोग हैं, कुछ संस्थाएं भी है, निर्माण कार्य में जुटी हुई वर्करों की संस्थाएं हैं, संगठनाएं हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके और थोड़ा बीएमसी के ऑफिसरों के साथ उनको एक अच्छी तरह से उसके बारे में शिक्षित करके हम ये रजिस्ट्रेशन जरूर कर सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप, मैंने वो डॉक्यूमेंट अपने ग्रुप पे डाला था, महाराष्ट्र वेलफेयर, ये जो कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड है बीओसीडब्ल्यू का, इसकी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। सबसे पहले तो अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर ये 2 चीजें करके हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड होता है, तो उसे अपना जो भी आईडी देना है, आईडी प्रूफ देना है, जैसे उसको एज के बारे में देना है, एड्रेस के बारे में देना है, तो उसमें उसका पासपोर्ट भी चल सकता है, आधार कार्ड चल सकता है, या इनकम टैक्स का भी चल सकता है। अगर वो कोई भी स्टेट का भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो महाराष्ट्र में काम कर रहा है, तो मे बी ही बिलोंग्स टू अदर स्टेट, ही विल गेट ऑल द बेनिफिट्स। नॉट ओनली दैट, उसकी जो फैमिली है वो अगर दूसरे स्टेट में भी है, तो भी उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए या उनके घर के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, वो सब के सब फायदे उनको जरूर मिलते हैं। तो हम लोग तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके उनके लिए बहुत अच्छी तरह से ये कैंप लेते हैं, उनको ये सब योजना के बारे में बताते हैं। पर सबसे दिक्कत जो आती है ये नाका कामगारों के लिए। अगर आप ये योजनाएं देखेंगे, तो जैसे अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है और वो एक बार यहाँ पे रजिस्टर हो गया और उसकी शादी हो गई, तो उसको अपनी शादी के लिए 30,000 रुपए तक की सहायता मिलती है। और उसके बाद उसके बच्चे हो गए तो मैटरनिटी बेनिफिट भी है, 15,000 रुपया अगर नेचुरल प्रसूति होती है तो। और अगर सिजरिन होता है तो 20,000 रुपए तक का आर्थिक सहाय उसको 2 बच्चों के डिलीवरी तक मिलता है। फिर वो बच्चे बड़े जो हो गए समझो, तो अगर पहली फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 7th स्टैंडर्ड तक अगर उनके 2 बच्चों तक 2,500 रुपया सालाना मिलता है। 8वीं और 10वीं के लिए 5,000 रुपया सालाना मिलता है। 10वीं और 12वीं के अगर बच्चे हैं तो उनको 15,000 रुपया सालाना मिलता है। ऊपर से अगर उनको 10वीं और 12वीं में उन्होंने 50% से ज्यादा मार्क लिए, तो उनको 10,000 रुपए का प्रोत्साहन भत्ता भी मिलता है। 11वीं 12वीं के बच्चों को भी 10,000 रुपया सालाना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ग्रेजुएशन के लिए तो है ही 15 और 20,000, लेकिन अगर उनके बच्चे अगर मेडिकल लाइन में पढ़ रहे हैं, वैद्यकीय पदवी के लिए उन्होंने एडमिशन अगर लिया है, तो सालाना 1 लाख रुपए तक उनको मिल रहा है। और इंजीनियरिंग अगर उन्होंने लिया है पढ़ने के लिए, तो 60,000 रुपया सालाना उनको मिलना है। यानी कि उन बच्चों का पूरा एजुकेशन बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो सकता है। और उसी हिसाब से हेल्थ के बारे में भी बहुत सारी योजनाएं हैं।
ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, देयर आर सो मेनी इमरजेंसीज इन दिस वर्क। और अगर उसकी डेथ हो गई वर्कर की तो 5 लाख रुपया उसके फैमिली को मिलता है, ये अलग से मिलता है। मतलब जो बाकी के इंश्योरेंस वगैरह के पैसे या वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट में मिलने वाले पैसे, इसके अलावा उसको ये 5 लाख रुपया मिलने वाला है। और अगर उसकी डेथ नेचुरल रीजन से भी हुई और वो रजिस्टर्ड है, तो उसकी फैमिली को 2 लाख रुपया मिलता है। और फिर 5 साल के लिए हर महीने 2 हजार, तो सालाना 24 हजार रुपया की पेंशन भी है। तो इस तरह से इतने सारे फायदे दिए हुए हैं मंडल ने। ऐसी सब सब मिला के अराउंड 30 योजनाएं हैं। अभी ये जो कोरोना का जो काल था, इसमें आपने देखा होगा मुंबई में से सबसे ज्यादा इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर जो है, अराउंड 5 लाख वर्कर को हमने कलेक्टर जी से और पुलिस डिपार्टमेंट के सहायता से उनको अपने अपने नेटिव प्लेस में जाने के लिए सहायता दी थी। और इन वर्कर लोगों को कुछ काम नहीं था और पैसे भी नहीं था। तो उस समय जो वर्कर कंस्ट्रक्शन बोर्ड में रजिस्टर थे, उनको एक एक बार 2 हजार और एक बार 3 हजार, ऐसे करके टोटल 5 हजार रुपया इन 6 महीनों में दिया गया है आर्थिक सहायता। और जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर कंस्ट्रक्शन पे अटके हुए थे, वो रजिस्टर थे या नहीं भी थे, तो भी हमने उनको खाना, मिड डे मील जो है वो देना चालू रखा था। और वो मिड डे मील अभी भी उनको मिल रहा है। वो मिड डे मील के साथ साथ कोरोना काल में हमने शाम का भी खाना उनको देना शुरू कर दिया था। तो वो रजिस्टर हो या अनरजिस्टर हो, लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्शन साइट वीओसी में रजिस्टर है, तो वहां के सारे वर्करों को खाना दिया जा रहा था और अभी भी दिया जा रहा है। और ये जो खाना दिया जा रहा है वो एक 4 हमारे जिले है महाराष्ट्र के, मुंबई, पुणे, थाना, पालघर, यहाँ पे दिए जा रहे थे। और इसका बहुत अच्छी तरह से लाभ इन वर्करों ने लिया हुआ है। तो मेरा मेरा यही आप सबको कहना रहेगा, अगर कोई है जो महाराष्ट्र में आके ये कंस्ट्रक्शन वर्कर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए काम कर सकता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। पिछले 3 महीने से ये जो रजिस्ट्रेशन है ये पूरा का पूरा ऑनलाइन किया गया हुआ है। मैंने आपको लिंक भी भेजे हुए हैं, वो लिंक में जाके आप देख सकते हो कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसा करना है। अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर है तो उसका रिन्यूअल के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और अगर योजनाओं का लाभ लेना है तो वो कैसे करना है, उसके छोटे छोटे वीडियोस मैंने आप सबको भेजे हुए हैं। तो जो भी आप खुद या आपके एनजीओज होंगे या वो जो भी कार्यकर्ता इसमें काम करना चाहोगे, क्योंकि मुझे तो लगता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने वाले ये जो वर्कर है, ये ज्यादा करके एससी एसटी कैटेगरी के तबके के लोग हैं, और उन तक ये योजनाएं पहुंचना बहुत ही जरूरी है। और ये कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के पास बहुत अच्छी तरह से सेस के तहत पैसे आते ही जा रहे हैं। तो ये बोर्ड की जो स्कीमें हैं, ये तो मुझे नहीं लगता कि एक ये अगले 10-15 साल में तो कभी बंद होने वाली ही नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर के तब के लिए हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि लेबर डिपार्टमेंट के तरफ से बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जिनके पास ये पहुंचना चाहिए स्कीम, स्पेसिफिकली नाका वर्कर, उन तक ये स्कीम नहीं पहुंच रही है। तो मेरी तो सबसे विनती यही रहेगी कि ये काम में हम बहुत आगे जा सकते हैं, और जो एक्चुअल बेनिफिट हम बोल रहे हैं ये इनको दे सकते हैं। इनको एक बार रजिस्ट्रेशन होते ही हम बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं भी देती है। वो उपयोगी वस्तु में उसका हेलमेट है, सेफ्टी शूज है, बहुत सारे चीजें, 15 से 20 लेके ऐसी वस्तु है। और अभी नई स्कीम आ रही है उसमें तो उनको घरेलू उनके यूज यूज के लिए जो भी बर्तन लगते हैं या जो भी चीजें लगती है, चटाई है, रजाई है, फिर उनको दिया है, इलेक्ट्रिसिटी अपना सोलर सिस्टम पे चलने वाला टॉर्च, इस तरह के बहुत सारी चीजें और बहुत सारे फायदे उनको मिल रहे हैं। लेकिन इसका एक अलग भी रूप हमने देखा है कहीं कहीं पे, जहाँ पे पॉलिटिशियन लोगों ने मैनिपुलेशन करके और रूरल एरिया में स्पेशली वहां पे मिसयूज किया हुआ है किसी किसी जगह पे। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर भी नहीं है, तो उनको कुछ झूठे सर्टिफिकेट्स दे के या कोई ऐसे ये बना के उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। तो उसके लिए अभी हमें बहुत काम करना पड़ रहा है। समझो कुछ ऐसी छोटी छोटी जगह है कि जहाँ पे वो गांव की या वो बस्ती की लोक संख्या 1000 से ऊपर भी ना हो सकती है। वहां पे 500-600 लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर करके रजिस्ट्रेशन के लिए
एप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन करने में मेरे ऑफिसर्स को बहुत दिक्कतें हो रही है। लेकिन अगर हमारे जैसे जो मिशन में चलने वाले लोग हैं, वो अगर इस चीज में उतरेंगे, तो ये जो कठिनाइयां है या ये जो बैड प्रैक्टिस माल प्रैक्टिसेस चल रही है, उनको हम बाजू में करके जो एक्चुअल वर्कर है उनको हम सचमुच रजिस्टर कर सकते हैं और ये सारी योजनाएं उन तक पहुंचा सकते हैं। ये तो जरूरी है कि अगर कोई योजना किसी को देनी है तो उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन तो करना ही पड़ता है, वरना ये फॉल्स क्लेम के लिए वो फिर और मदद करने जैसा हो सकता है। लेकिन इसके वजह से जो जेन्युइन लोग हैं वो वंचित ना हो, ये देख के हमें काम करना पड़ता है। और मैं बहुत बहुत आप लोगों से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि ये सब स्कीम जो है मैं और आप लोगों तक पहुंचा सक रही हूँ। तो इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन होके वर्कर लोगों तक अगर ये पहुंचे, तो ये अपना बहुत बड़ी फलित रहेगा। और बात रही जो लेबर लॉज है, तो ये सब कोड जो है एक बार सेटल हो जाए, हम लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर देंगे, तो शायद मुझे लगता है एक 6 महीने बाद या अगले साल हम लोग उस पे बातचीत कर सकेंगे, या आई विल बी एबल टू प्रॉपरली पुट अप बिफोर यू दैट व्हाट द थिंग्स आर गोइंग ऑन, और हमें किस तरह से वर्कर को मदद करनी है। अगर किसी वर्कर को काम से निकाला जा रहा है या ट्रेड यूनियन एक्टिविटी है, या उसमें किस तरह से जाना है, सो आई विल बी एबल टू गाइड माय ऑल कलीग्स आफ्टर दैट ओनली। लेकिन आज ये जो मुझे चांस मिला है उसमें मैंने ये असंगठित के बारे में जो मेरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। और मुझे लगता है कि इस पे अगर कोई काम करना जरूर चाहता है तो आप जरूर मेरा नंबर उनको दे दीजिएगा। मैं उनको अपने ऑफिस में बुला के ये सब चीजें समझा दूंगी। अगर जरूरत है तो हमने WFC भी बनाए हुए हैं, फैसिलिटी सेंटर्स। वो फैसिलिटी सेंटर्स के लोग भी वो पर्टिकुलर जगह पे जाके ये खुद रजिस्ट्रेशन करेंगे, हमारा पूरा सेटअप उनके साथ जाता है, तो दे विल ऑल्सो हेल्प यू। एंड बस मुझे यही आप सब लोगों से बात करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अम्बेडकर जी। वेरी वेरी थैंक्स, हार्टली थैंक्स मैडम श्री लोखंडे जी, आपने हमारे हौसले को और बढ़ाया। थैंक यू। और हम आपके समक्ष और जो और भी अधिकारी हैं, पे बैक टू सोसाइटी अपने आप को कमिट करती है कि हम इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज लेबर को जो बेनिफिट सरकार के द्वारा हैं उन तक पहुंचाने का हम एक मुहिम, एक मूवमेंट ही खड़ा करने जा रहे हैं। इसके लिए हम चाहेंगे कि अलग अलग स्टेट के जो लेबर्स आपके कमिश्नर पहचान के हों वो हमें आइडेंटिफाई करें, ताकि हम अलग अलग स्टेट के लेबर लॉज को उनके द्वारा इम्प्लीमेंट करा सकें, क्योंकि सेंट्रल के तो जो इंस्ट्रक्शन सारे, पर स्टेट भी मॉडिफाई करती है ना इस चीज को, तो वो भी हमें अगर मालूम होगा तो हम बड़े पैमाने पर आपका ट्रेनिंग अपने अधिकारी वर्ग को दिलाना चाहेंगे, जिसके माध्यम से हम इसे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। अगर आप अपना हमें समय योग बता सकेंगे तो हम अपने महाराष्ट्र के ही पहले जो अधिकारी जो रिटायर हुए आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे इस मूवमेंट में लगभग 50 से 60% रिटायर पर्सनल है। अब उनके पास मूवमेंट करने के लिए भरपूर समय है, वो किसी भी एरिया में कॉलोनी में जा सकते हैं और वहां पर सर्वे करके स्थिति को देख सकते हैं, और कहाँ से उनको 90 डे का सर्टिफिकेट मिल सकता है, कहाँ से उनका रजिस्ट्रेशन संभव हो सकता है, उनको डिजिटल किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन करके खुद ब खुद बनाए। उनको 10-20 रुपए अगर फीस भी होती तो वो भी हम दे देंगे, और लेकिन हम उनको रजिस्ट्रेशन कराने की मुहिम छेड़ना चाहें। आपको हम डिपार्टमेंट को आपको हमारा 1 साल के अंदर अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर रिजल्ट में हम आपको बदलते हुए दिखेंगे। इसलिए हमें आपसे चाहेंगे कि आप हमारे अधिकारी वर्ग को जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी, जैसे हम ट्रेनर बोलते हैं, हमारे ट्रेनर्स को अगर आपने लेबर लॉज के बारे में और स्कीम्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, हम अपने लेवल पर तो अभ्यास करेंगे, और लेकिन आपके द्वारा थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तो हम इसको बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे बीच में से कुछ बहुत सारे सीनियर IAS, IPS, IFS ऑफिसर्स हैं, उनकी दिली तमन्ना है कि ये लेबर लॉज को हम इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये क्षेत्र सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट से छूटा हुआ है, इसे किसी ने टच नहीं किया है। इसे इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेशन के बारे में भी हमको, कॉर्पोरेटिव सोसाइटियां किस तरह से बनाएं, ट्रस्ट किस तरह से बनाएं,
अगर इसका भी गाइडेंस मिलेगा तो हम इसको भी विलेज एरिया में और अर्बन एरिया में दोनों में ही हम इसे लागू करने के लिए जमीन पर उतारने की कोशिश करें। ये हमने आज आपको बुलाया है। आपसे पहले 2 अधिकारी सीसीएफ है, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मुंबई थे, सुरेश थोरात, वो भी आपको जानते हैं, और एक उत्तर प्रदेश से रिटायर हुए हैं चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, रमेश चंद जी, ये लखनऊ से हैं। इनके साथ बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा आईएएस आईएफएस ऑफिसर जुड़ा। ये हमको खुद स्कीम का अभ्यास करके हमको देंगे, इनका खुद का अनुभव रहा है अपने अपने क्षेत्र में इन लेबर स्कीम को लागू कर। तो ऐसे लोगों के पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, अगर क्योंकि रिटायर होने के बाद वो इंफॉर्मेशन एकदम जल्दी नहीं मिलती है, अभी सर्विस में है, अगर ये लोग हमें, आप जैसे लोग हमको ट्रेनिंग दे देंगे तो हम वो स्कीम को नीचे जमीन पर उतारने की कोशिश कर सकें और कामयाब कोशिश कर सकें। कोशिश ही नहीं, कामयाब कोशिश का मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम अपने आप को कमिटेड होकर इस मैदान में उतरे हैं। क्योंकि लड़ाई का यही जरिया हमको नजर आता है कि हम मनोवाद को इस व्यवस्था में परास्त कर सकेंगे, तो हम अपने समाज के सबसे निचले तबके को जगा कर ही इस काम को कर सकें। क्योंकि वही तबके के अंदर सबसे बड़ी रेजिस्टेंस पावर है और वही सबसे ज्यादा मुरझाया हुआ है। उसमें आशा का संचार हम कर सके तो बात बहुत तेजी से बन सकेगी। अ, अब महानायक कांशीराम जी के समय में एक काम करने में हम अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई कि वो साहब बीमार पड़ गए, बहुत सारी योजनाएं हमको लागू करना थी, नहीं कर पाए, लेकिन हमने थोड़ा होश संभाला और हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मैडम आप इस मूवमेंट का अंग बनिएगा। आप हमारा हम हफ्ते में एक बार हमारा एडमिन ऑपरेशन, पीबीएसपी एडमिन ऑपरेशन, जिसमें आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आप डिविजनल कमिश्नर है, आप उस कैटेगरी में आ जाती हैं और उसमें आपको बहुत सारी चीजें एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और दूसरे साथियों को भी जोड़ने का मौका मिलेगा। हम नेशनल लेवल पर इसे ऑपरेट हो रहे हैं, ना कि केवल महाराष्ट्र लेवल पर। महाराष्ट्र ने, हम पूरे नेशनल लेवल पर ऑपरेट होना चाहते हैं। अगर इसमें आप हमें सहयोग देंगे, हम मदद की बात नहीं कर रहे, सहयोग की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉपरेशन को जिंदा करना चाहते हैं समाज में। तो हम आपस में कॉपरेशन रखेंगे तो हम नीचे को परकुलेट कर सकें। एबिलिटी टू कॉपरेट वी वांट टू इनकनकेट इन आवर कैडर, इन आवर ट्रेनर। एबिलिटी टू कॉपरेट, कॉपरेशन लेना और कॉपरेशन देना, ये हैबिट एक बिहेवियर के रूप में डेवलप हो जाए तो हम सारी समस्याओं का समाधान करने में कामयाब हो सकेंगे। इस धारणा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी प्रकार के हमारे सब्जेक्ट मैटर भी ट्रेनिंग के लिए आते। 1 साल की ट्रेनिंग होने के बाद हम आज जैसे ही लॉकडाउन खुला, हम इस पर एक्शन ओरिएंटेशन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें आपका सहयोग मिलेगा तो हम इस सारी चीज़ों को काफ़ी तेज़ी से कर सकेंगे और भी अलग-अलग प्रदेशों के हमें लेबर अथॉरिटी गाइड करेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा और इस प्रकार से हम आपके समय में ही, कम समय में हम इम्प्लीमेंट करके आपको हम सुकून दे सकेंगे कि वाकई में आपकी एनर्जी, आपका टैलेंट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए उपयोगी पड़ा। ये आप ही खुद ब खुद महसूस करेंगे। साथियों, मैं मैडम एक शब्द का मेरे को ना का कामगार, मेरे को अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वर्कर की बात तो उसमें ना का कामगार, महाराष्ट्र का भाई वर्ड मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ में और दूसरे साथी जो वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, जो भी मैडम शिरेन लोखंडे से और सुरेश थोरात और रमेश चंद जी से जो भी कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं वो क्वेश्चन कर सकेंगे। ये लोग रिस्पेक्टिवली अपने आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू ऑल। अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा। ये 20